आपको नर्सिंग एग्ज़ाम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कठिन लगती है, तो आज के बाद आपकी सबसे आसान और पसंदीदा सब्जेक्ट होने वाली है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि आज से हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जानसी और आप सभी का स्वागत है हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की नई सीरीज़ में। यह हमारी क्लास नंबर 1 है, जहां हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे इंट्रो और सेल से। चाहे आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और नॉर्सेट और ईएसआईसी या एम्स या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। याद रखिए, जिस स्टूडेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मजबूत होती है, उसके लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और बाकी नर्सिंग सब्जेक्ट समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए इस सीरीज़ की एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए, किसी भी टाइम बिना वेस्टेज के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंट्रो एंड सेल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करती हैं। बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वेरियस सिस्टम, वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस टिश्यू और सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। यह जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। ये तो डिफिनीशन आपने बचपन से ही पढ़ी होगी। इसका मतलब है कि सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि हमारे बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक या सबसे छोटी बनावट सेल होती है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब है हमारे बॉडी की सबसे फंक्शंस की शुरुआत से, जैसे फंक्शंस होते हैं, शुरू होती है, उसे सेल कहते हैं। यानी हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो जो है ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ह्यूमन बॉडी बनती है। देन उसके बाद देखते हैं, हमने सेल पढ़ लिया। सेल के बाद हम देखेंगे सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी apparatus होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल्स होते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक सेल में पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं हम ऑर्गेनेल्स में। ऑर्गेनेल्स में हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। जो ऑर्गेनेल्स के नाम तो इसमें लिस्ट है, उसके साथ मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस जो रिलेट हैं उसको क्या कहा जाता है वो भी लिख दिए हैं। पेन और कॉपी लेके ज़रूर से बैठिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर बीएससी नर्सिंग जो कॉलेजेस में स्टूडेंट हैं, उनके तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं एग्जाम्स में, एमसीक्यूज़ में। तो नॉर्सेट के भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, फटाक से नोट करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए और आरईआर। सेकंड क्वेश्चन है लिपिड सिंथेसिस, एसईआर में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तीसरा है डिफेंस फंक्शन, किस में होता है, लाइसोसोम में होता है डिफेंस फंक्शन। स्टोरेज सेंट्रल वैक्यूल जो है होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन जो है गोल्गी apparatus। देन उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ सेल किसको कहते हैं, सेल ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल होता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मेंटेन द शार्प ऑफ सेल, शार्पनेस ऑफ सेल को मेंटेन कौन करता है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, एसईआर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कैल्शियम स्टोरेज, एसईआर करता है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सोसाइटोसिस कौन करता है, गोल्गी apparatus करते हैं। देन उसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन, सेंट्रियोल में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्गी apparatus। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यही उसके बाद अगला देखते हैं इंजन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, राइबोसोम।
कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं राइबोसोम को, साइटोस्केलेटन किसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं डीएनए को। तो यहीं पे हमारे 22 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए वन लाइनर, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सेल से रिलेटेड। तो प्लीज़ से और ऑर्गेनेल से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको पता ही है। इंडोसाइटोसिस जो होता है इसमें सब डिवाइड है दो पार्ट में, फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो होता है सेल ईटिंग सॉलिड सब्सटेंस, जो सेल होता है सॉलिड सब्सटेंस ईट करता है तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, सेल जो होता है लिक्विड सब्सटेंस को ड्रिंक करता है तो ये फिनोसाइटोसिस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे सेल वॉज ए गिवन बाय रॉबर्ट हुक, जो सेल था रॉबर्ट हुक के द्वारा गिवन किया गया था। नेम सेल वॉज टेकन बाय लैटिन वर्ड, या लैटिन वर्ड सीलिया से लिया गया था, विच मीन्स स्मॉल रूम। इसका मतलब होता है छोटा सा रूम। डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल क्लासिफाइड एज, यह जो है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस पे क्लासिफाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल जो है डिवाइड दो पार्ट में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है द सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, सेल जो है न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता है। और जो है यूकैरियोटिक सेल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, यूकैरियोटिक जो सेल है कंटेन्स करता है जो है न्यूक्लियस। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द सेल, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द सेल होता है। ए कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, यह जो होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन से और लिपिड से फॉस्फोलिपिड से बना होता है। नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल, और इसका नेचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। आप देख सकते हैं कि यह जो है सेलेक्टिव और परमेबल और सेमी परमेबल होता है नेचर में। देन उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाला है यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गन, यह जो होता है सेलुलर ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ से इसको नोट कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड शार्प ऑफ द सेल, शार्प ऑफ द सेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द परमिबिलिटी ऑफ सेल, यहाँ पे भी मोस्ट वन लाइनर बन रहे हैं, प्लीज़ से इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। देन हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द लिक्विड जेली लाइक प्रोटीन इन बिटवीन सेल, जो लिक्विड जेली लाइक प्रोटीन होता है सेल के बीच में उसको सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं। मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेल्स विच आर, आइए आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म जो है कंटेन्स करता है वेरियस ऑर्गन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख लिया हमने, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब उसके बाद क्या क्या ऑर्गन्स जो है यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स है कवर करता है साइटोप्लाज्म। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं क्या होता है, जो सेल के अंदर, ये मैं आपको सेल के सारे पार्ट्स बता रही हूँ क्या क्या होता है उसमें, उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ बेसिक से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हैज़ टू टाइप रफ ईआर, इसमें जो है दो तरह के रफ ईआर होते हैं। एल्टेड कंटेन राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स अपॉन इट्स सरफेस, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंटेन राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स अपॉन इट्स सरफेस, तो आप इसको देख सकते हैं, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो वो सोमल ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे मोस्ट आईएमपी बन रहा है कि यह जो है कंटेन्स नहीं करता है ग्रैन्यूल्स को अपने सरफेस पे। देन उसके बाद अगला देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एचईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी, फैट सिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो है
रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम स्टोरेज इन स्केलेटन मसल्स वेयर इट इज़ नोन एज सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। सारे लाइन से मोस्ट आईएमपी बन रहे हैं। प्लीज़ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठें और सारे वन लाइनर्स को फटाफट से नोट कर लीजिए। हर एक लाइन में जो है एमसीक्यू है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गोल्गी एपरेटस क्या होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये जो होता है सबसे मोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ गोल्गी apparatus is also known as post office of cell Golgi apparatus help in एक्सोसाइटोसिस। ये जो होता है एक्सोसाइटोसिस में हेल्प होता है और इसमें पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में भी आप मदद करता है प्रोटीन्स के। ये जो होता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल होता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लीज़ से इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। लाइसोसोम देख लेते हैं। इट इज़ डिफेंसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यह जो होता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। द लाइसोसोम कंटेन्स लाइसोसोम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कंटेन्स करता है यार हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ बहुत मोस्ट आईएमपी बन रहा है, मोस्ट आईएमपी। मैं इसको इनलिस्ट कर दे रही हूँ कि मोस्ट आईएमपी यहाँ पे बन रहा है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं लाइसोसोम आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल। वो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट आईएमपी है ऑफ हार्मफुल फॉरेन बॉडी। अगर आपके बॉडी में हार्मफुल फॉरेन बॉडी है तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा उसको। हम आगे एंडोसाइटोसिस इनगल्फिंग क्या होता है? इनगल्फिंग इज सबस्टेंस फॉर द आउटसाइड ऑफ सेल। अगर सेल में और कोई अदर चीज़ें हैं आ रही हैं वो डिस्टर्ब करेंगी तो एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है। अब आगे बढ़ते हैं, माइटोकांड्रिया क्या होता है? माइटोकांड्रिया जो होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है ऑर्गेनेल। माइटोकांड्रिया प्रोड्यूस द मैक्सिमम एटीपी। इसमें जो है मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होती है। Mitochondria maximum ATP by the produce of oxidation phosphorylation और so also known as powerhouse of the cell। इसमें जो है ATP प्रोड्यूस करता है, ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है प्रोड्यूस होती है। इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकांड्रिया कंटेन्स इट्स वन डीएनए। यह खुद का डीएनए कंटेन करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। यह जो डीएनए होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ माइटोकांड्रियल एंजाइम। यह जो होता है माइटोकांड्रियल एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द मदर्स माइटोकांड्रियल डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बट नॉट फादर। ये जो होता है माइटोकांड्रिया जो है बहुत ही डिटेल में आप एक एक लाइन पढ़ लीजिए प्लीज़ से और सारे ऑनलाइनर नोट कर लीजिए फटाफट से। देन हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम मेम्ब्रेन में। ये देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम आर द स्मॉल ऑर्गेनेल। यह जो होता है इसको स्मॉल ऑर्गेनेल होता है फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे वन लाइनर बन रहा है। दे आर फाउंड एज बाउंडेड राइबोसोम फाउंड अपॉन सरफेस आर फ्री। राइबोसोम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। यह जो होता है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में। यह स्मॉल ऑर्गेनेल होता है फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे 2 एमसीक्यू बन रहे हैं, आप इसको प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम आर कंपोज्ड बाई आरएनए एंड प्रोटीन। यह जो होता है आरएनए एंड प्रोटीन से कंपोज्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? आर राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस सो आल्सो नोन एज इंजन ऑफ द सेल ऑफ फैक्ट्री। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन रहा है इसमें कि जो है यहाँ पे इंजन ऑफ द फैक्ट्री इसको कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रियोल्स में। सेंट्रियोल्स में आप देख सकते हैं दीज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यह जो होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे
देख सकते हैं आप, फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। यह रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रियोल क्रोमोसोम के मूवमेंट में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल डिवीजन में यह जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है लिस्ट कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए सेंट्रल वैक्यूल्स क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियस। यह स्टोरेज और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। यहाँ पे एक और MCQ बन रहा है, इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। यह जो होता है प्रिंसिपल और कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज in normal cell is 1:4, 1:6. इन ए कैंसरस सेल जो है क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स का न्यूक्लियस का रेशियो जो है साइटोप्लाज्म में 1:1 होता है। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज, ऐसी ही रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ अपनी सेकंड क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से शेयर करिए अपनी नर्सिंग स्टूडेंट से, और हमारे वीडियोस को और ज़्यादा अगर अच्छी से देखना है और आपको किसी भी टॉपिक से इसमें क्वेरी है तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।